आग के लपेट से झनक को बचाकर अर्शी को जेल भेजेगा ऋषि। दोस्तों, अब अर्शी का खेल हमेशा के लिए खत्म होने वाला है, क्योंकि शो झनक के आने वाले महा एपिसोड में वो होने जा रहा है जिसका इंतजार हम और आप महीनों से कर रहे थे। अर्शी की नफरत ने अब एक ऐसा रूप ले लिया है जो उसे सीधे सलाखों के पीछे पहुंचाने वाला है, और इस बार उसे बचाने के लिए ना तो अनिरुद्ध आएगा और ना ही सृष्टि मुखर्जी की कोई चालाकी काम आएगी। सबसे बड़ी खबर और सबसे बड़ा धमाका लेकर मैं आपकी अपनी ड्रामा क्वीन पूजा आ गई हूँ, और आज हम बात करेंगे उस मंजर की जहां आग की लपटों के बीच झनक की जिंदगी और अर्शी की आज़ादी का फैसला होगा। कहानी उस मोड़ पर आ खड़ी हुई है जहां अर्शी का पागलपन सारी हदें पार कर चुका है। उसे लगता था कि झनक को रास्ते से हटाना इतना आसान है जैसे किसी पुराने कपड़े को फेंक देना, लेकिन वो भूल गई कि अब झनक की ढाल बनकर खड़ा है ऋषि, जो न सिर्फ कानून का रखवाला है बल्कि झनक के लिए वो दीवार है जिसे तोड़ना मुखर्जी परिवार के बस की बात नहीं है। आज के इस विश्लेषण में हम सीधे उस सीन की गहराई में उतरेंगे जहां खुशियों का माहौल मातम और चीखों में बदलने वाला था। घर में जश्न की तैयारी चल रही थी, लेकिन अर्शी के दिमाग में तो सिर्फ और सिर्फ झनक की चिता जल रही थी। अर्शी को लगा कि अगर वो झनक को इस तरह एक्सीडेंट में मार देगी तो दुनिया को लगेगा कि ये एक हादसा था, शॉर्ट सर्किट था या दिवाली का दिया। लेकिन वो ये नहीं जानती थी कि ऋषि की बांस जैसी नजरें अर्शी के हर एक कदम को पहले ही भांप चुकी हैं। अर्शी ने बड़ी चालाकी से उस कमरे को चुना जहां झनक अक्सर रियाज करने या अपने काम के लिए जाती है। उसने वहां ज्वलनशील पदार्थ यानी कि कैरोसिन या थिनर का छिड़काव इतनी सफाई से किया था कि किसी को भी इसकी महक ना आए, और उसने इंतजार किया उस पल का जब झनक उस कमरे में कदम रखे। जैसे ही झनक अंदर गई और उसने दरवाज़ा बंद किया, अर्शी ने बाहर से कुंडी नहीं लगाई, क्योंकि वो इतनी बेवकूफ़ नहीं थी। उसने वहां एक जलती हुई मोमबत्ती को इस तरह प्लेस किया था कि वो गिरते ही पूरे कमरे को आग के गोले में बदल दे। आग लगते ही जिस तरह से लपटें उठीं, वो नज़ारा देखकर किसी की भी रूह कांप जाए। झनक अंदर फंसी हुई थी और चारों तरफ धुआं ही धुआं था। उसका दम घुट रहा था। वो मदद के लिए चिल्ला रही थी, बचाओ बचाओ, लेकिन बाहर डीजे और ढोल की आवाज़ में उसकी चीखें दब रही थीं। ये सब इत्तेफाक नहीं था, बल्कि अर्शी की सोची समझी साजिश थी कि म्यूजिक इतना तेज हो कि झनक की तड़प किसी के कानों तक ना पहुंचे। लेकिन कहते हैं ना कि मारने वाले से बचाने वाला बड़ा होता है। ऋषि, जिसे शायद कुदरत ने ही झनक की रक्षा के लिए भेजा है, उसे अचानक बेचैनी होने लगी। वो पार्टी में मौजूद तो था, लेकिन उसकी नज़रें लगातार झनक को ढूंढ रही थी। जब काफ़ी देर तक झनक दिखाई नहीं दी तो ऋषि का माथा ठनका। उसे एहसास हो गया कि कुछ तो गड़बड़ है। उसने अनिरुद्ध की तरह सिर्फ इधर-उधर देखा नहीं, बल्कि वो सीधे उस दिशा में भागा जहां से जलने की हल्की बू आ रही थी। और जब वो उस गलियारे में पहुंचा तो मंजर देखकर उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। दरवाज़ा अंदर से जैम हो चुका था, या शायद गर्मी की वजह से लॉक पिघल गया था, और अंदर झनक मौत से लड़ रही थी। यहाँ पर अर्शी दूर खड़ी होकर मंद मंद मुस्कुरा रही थी। उसके चेहरे पर वो शैतानी सुकून था जो अपनी सौतन को जलता देख उसे मिल रहा था। सृष्टि मुखर्जी भी अपनी बेटी के इस कारनामे पर शायद मन ही मन खुश थीं कि चलो हमेशा का कांटा निकल गया, लेकिन उनकी ये खुशी बस कुछ पलों की मेहमान थी। ऋषि ने एक पल की भी देरी नहीं की। उसने अपनी जान की परवाह किए बिना दरवाजे पर जोरदार टक्कर मारी। वो एक ट्रेंड पुलिस ऑफिसर है। उसकी ताकत और उसका जज्बा उस वक्त देखने लायक था। एक बार, दो बार और तीसरी बार में दरवाज़ा टूट कर गिर गया। अंदर का नज़ारा भयानक था। झनक का दुपट्टा आग पकड़ चुका था और वो खांसते खांसते बेहोश होने ही वाली थी। ऋषि ने आव देखा मताव। उसने पास पड़े भारी पर्दे को खींचा, उसे पानी के जग से गीला किया और सीधे आग के बीच कूद गया। ये वो पल है दोस्तों जहां अनिरुद्ध बोस बस खड़ा रह जाता, लेकिन ऋषि ने एक्शन लिया। उसने झनक को अपनी बाहों में भरा और उस गीले पर्दे में लपेटा ताकि आग की लपटें उसके कोमल शरीर को और नुकसान न पहुंचा सकें। ऋषि जब झनक को गोद में उठाकर बाहर ला रहा था तो उसका अपना हाथ भी झुलस गया था। उसकी शर्ट की आस्तीन जल गई थी, लेकिन उसकी आंखों में दर्द नहीं बल्कि एक अंगार था। वो अंगार जो अब अर्शी की जिंदगी को राख करने वाला था। झनक अभी भी होश और बेहोशी के बीच झूल रही थी। वो बस इतना ही कह पाई, ऋषि मुझे बचा लो। और ऋषि ने उसे दिलासा दिया कि जब तक वो जिंदा है झनक को खरोच भी नहीं आ सकती। पूरे घर वाले, अनिरुद्ध, छोटन, बाड़ो माँ, सब दौड़कर वहां आ गए। अनिरुद्ध की आंखों में आंसू थे। वो झनक की हालत देखकर तड़प उठा था, लेकिन उसके पास जाने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था, क्योंकि झनक इस वक्त ऋषि की सुरक्षित बाहों में थी। अनिरुद्ध को अपनी नाकामी और ऋषि की जांबाजी देखकर शायद जलन भी हो रही थी और पछतावा भी। लेकिन अभी ड्रामा खत्म नहीं हुआ था, अभी तो असली खेल शुरू हुआ था।
जैसे ही ऋषि ने झनक को सोफे पर लिटाया और डॉक्टर को बुलाने का आदेश दिया, उसकी नज़र कमरे के उस कोने पर पड़ी जहां से आग शुरू हुई थी। एक पुलिस वाले की नज़र से कुछ नहीं छुपता। उसने देखा कि आग बिजली के बोर्ड से नहीं बल्कि फर्श से शुरू हुई थी और वहां एक बहुत ही कीमती लाइटर का टुकड़ा पड़ा था। वो लाइटर जो उसने कुछ ही देर पहले अर्शी के हाथ में देखा था जब वो स्टाइल मार रही थी। ऋषि का दिमाग कंप्यूटर से भी तेज चला। उसने कड़ियां जोड़नी शुरू कर दी। झनक का गायब होना, म्यूजिक का तेज होना, अर्शी का उस वक्त गायब रहना और अब ये सबूत। ऋषि का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। उसने पलटकर अर्शी की तरफ देखा जो अब घबराने का नाटक कर रही थी। ओ माय गॉड, झनक तुम ठीक तो हो? ये कैसे हो गया? हे भगवान, घर में इतनी बड़ी लापरवाही कैसे हो सकती है? अर्शी की ये ओवर एक्टिंग ऋषि को और भड़का रही थी। ऋषि वहां से उठा और सीधे अर्शी के पास गया। घर वालों को लगा कि शायद वो अर्शी को सांत्वना देने या कुछ पूछने जा रहा है, लेकिन अगले ही पल जो हुआ उसने पूरे बोस हाउस को हिलाकर रख दिया। ऋषि ने सबके सामने, जी हाँ, अनिरुद्ध, सृष्टि और पूरे परिवार के सामने अर्शी की कलाई को इतनी जोर से पकड़ा कि अर्शी की चीख निकल गई। नाटक बंद करो अर्शी। ऋषि की आवाज में शेर जैसी दहाड़ थी। ये आग लगी नहीं है, लगाई गई है, और इसे लगाने वाला कोई और नहीं, तुम हो। सन्नाटा छा गया। अनिरुद्ध भी चौंक गया। ऋषि, तुम ये क्या कह रहे हो? अर्शी ऐसा क्यों करेगी? अनिरुद्ध ने बीच बचाव करने की कोशिश की, लेकिन ऋषि ने उसे हाथ के इशारे से रोक दिया। अनिरुद्ध बाबू, आप अपनी पत्नी के प्यार में अंधे हो सकते हैं, लेकिन कानून अंधा नहीं होता, और मैं तो बिल्कुल नहीं। मेरे पास सबूत है। ऋषि ने अपनी जेब से वो जला हुआ लाइटर का हिस्सा निकाला। ये देखो, ये वही कस्टमाइज्ड लाइटर है जो अर्शी तुम आज शाम को फ्लॉन्ट कर रही थी। इस पर तुम्हारे नाम का इनिशियल अभी भी दिखाई दे रहा है। ये झनक के कमरे में क्या कर रहा था? और जिस केमिकल की बदबू अभी भी मेरे कपड़ों से आ रही है वो तुम्हारे नेल पॉलिश रिमूवर की ही है, जिसकी बॉटल मुझे तुम्हारे कमरे के डस्टबिन में खाली मिली थी जब मैं वॉशरूम यूज करने गया था। ऋषि का एक एक शब्द अर्शी के झूठ के किले को ढहा रहा था। सृष्टि मुखर्जी ने बेटी को बचाने के लिए मोर्चा संभाला। इंस्पेक्टर ऋषि, आप हमारे मेहमान हैं, इसका मतलब ये नहीं कि आप हमारी बेटी पर इतना घिनौना इल्जाम लगाएंगे। मेरी बेटी अर्शी बहुत संस्कारी है, वो ऐसा कभी नहीं कर सकती। ये लाइटर शायद गिर गया होगा। लेकिन ऋषि आज सुनने के मूड में नहीं था, वो आज फैसला करने के मूड में था। संस्कार की बातें तो आप रहने ही दीजिए मिसेस मुखर्जी। आज तक आपने और आपकी बेटी ने झनक के साथ जो किया है वो किसी से छुपा नहीं है। मानसिक प्रताड़ना तक तो ठीक था, लेकिन आज इसने जान लेने की कोशिश की है। ये अटेम्प्ट टू मर्डर है। धारा 307 के तहत संगीन जुर्म है। ऋषि ने अपना फोन निकाला और अपनी टीम को कॉल किया। भेजो जीप, बोसविला में, तुरंत, मुझे एक गिरफ्तारी करनी है। ये सुनते ही अर्शी के पैरों तले जमीन खिसक गई। वो अनिरुद्ध की तरफ भागी। अनिरुद्ध, देखो ना ये क्या कह रहे हैं, मैंने कुछ नहीं किया, मुझे बचाओ अनिरुद्ध, मैं जेल नहीं जाना चाहती। वो मगरमच्छ के आंसू बहाने लगी। अनिरुद्ध, जो हमेशा की तरह कंफ्यूज्ड और बेबस था, ऋषि के सामने गिड़गिड़ाने लगा। प्लीज ऋषि, घर की बात है, हम बैठकर बात कर सकते हैं, पुलिस को बीच में मत लाओ। अर्शी से गलती हो गई होगी, लेकिन जेल। ऋषि ने अनिरुद्ध की बात को बीच में ही काट दिया। गलती? किसी को जिंदा जलाना गलती होती है अनिरुद्ध? अगर आज मैं समय पर नहीं पहुंचता तो झनक की लाश निकलती इस कमरे से। क्या तब भी तुम इसे घर की बात कहते? तुम अपनी पत्नी को बचाना चाहते हो, बचाओ, कोर्ट में वकील करना, लेकिन आज इसे हथकड़ी लगेगी और ये मेरे साथ थाने जाएगी। ये सीन इतना पावरफुल था कि घर का हर एक सदस्य, यहाँ तक कि दादी जो झनक को पसंद नहीं करती, वो भी चुप रह गईं, क्योंकि मौत का खेल किसी को पसंद नहीं था। झनक जो अब थोड़ा होश में आ चुकी थी, उसने अपनी जलती हुई आंखों से अर्शी को देखा। उसने कुछ नहीं कहा, लेकिन उसकी वो खामोशी अर्शी के शोर पर भारी पड़ रही थी। झनक ने पहली बार महसूस किया कि उसके लिए लड़ने वाला कोई है जो बिना किसी शर्त के, बिना किसी रिश्ते के दबाव के, सिर्फ सच्चाई के लिए खड़ा है। पुलिस की जीप की सायरन की आवाज़ जैसे ही सुनाई दी, अर्शी का धैर्य टूट गया। वो चिल्लाने लगी, मैं नहीं जाऊंगी, माँ कुछ करो। सृष्टि ने ऋषि को धमकाने की कोशिश की, मैं कमिश्नर को फ़ोन लगाऊंगी, तुम्हारी नौकरी खा जाऊंगी। लेकिन ऋषि ने मुस्कुराते हुए कहा, शौक से लगाइए, लेकिन तब तक आपकी बेटी हवालात की हवा खा चुकी होगी। और याद रखिएगा, सबूत मेरे पास हैं और गवाह भी, क्योंकि उस वक्त गलियारे में लगे सीसीटीवी कैमरे ने सब रिकॉर्ड कर लिया है, जिसे शायद आप बंद करना भूल गई थी। ऋषि का ये झूठ या सच एक मास्टर स्ट्रोक था, जिसे सुनते ही अर्शी ने गलती से कबूल कर लिया, लेकिन मैंने तो कैमरा। और फिर वो चुप हो गई, लेकिन वो आधा अधूरा वाक्य ही उसकी गवाही बन गया। ऋषि ने अपने लेडी कांस्टेबल को इशारा किया और उन्होंने अर्शी के हाथों में हथकड़ी पहना दी। वो अर्शी जो अपने गुरूर में जमीन पर पैर नहीं रखती थी, आज सबके सामने मुजरिम बनकर खड़ी थी।
अनिरुद्ध बस देखता रह गया। उसकी आंखों के सामने उसकी पत्नी गिरफ्तार हो रही थी और वो कुछ नहीं कर पाया, क्योंकि वो जानता था कि इस बार अर्शी ने लक्ष्मण रेखा पार कर दी है। ऋषि ने जाते जाते झनक की तरफ देखा। उसकी आंखों में एक वादा था कि डरो मत, मैं हूं। और फिर वो अर्शी को घसीटते हुए बाहर ले गया। घर में सन्नाटा पसर गया, लेकिन ये सन्नाटा झनक की जीत का था, उसकी सच्चाई की जीत का था। दोस्तों, ये तो बस शुरुआत है। जेल जाने के बाद अर्शी क्या चाल चलेगी? क्या अनिरुद्ध अर्शी को बेल दिला पाएगा, या फिर ऋषि कोर्ट में अर्शी को कड़ी से कड़ी सजा दिलवाएगा? क्या इस घटना के बाद झनक और ऋषि का रिश्ता एक नया मोड़ लेगा? क्या झनक अनिरुद्ध को छोड़कर ऋषि का हाथ थाम लेगी? क्योंकि जिस तरह ऋषि ने झनक को अपनी बाहों में उठाया था, वो केमिस्ट्री, वो अपनापन अनिरुद्ध के साथ कभी नहीं दिखा। अगले भाग में मैं आपको बताऊंगी कि पुलिस स्टेशन में अर्शी के साथ क्या हुआ और कैसे ऋषि ने सृष्टि मुखर्जी के हर वार को नाकाम कर दिया। बने रहिए मेरे साथ, क्योंकि ड्रामा अभी बाकी है। पुलिस जीप का सायरन रात के सन्नाटे को चीरता हुआ थाने के गेट पर रुका, और वो अर्शी बोस जो हमेशा अपनी लग्जरी कार और एसी की ठंडक के बिना एक पल नहीं रह सकती थी, उसे महिला पुलिसकर्मियों ने धक्के मारते हुए जीप से नीचे उतारा। अर्शी की हालत देखने लायक थी। उसका मेकअप आंसुओं और पसीने से बह चुका था, और उसके डिजाइनर कपड़े, जिन पर उसे इतना नाज था, अब थाने की धूल से सनने वाले थे। जैसे ही उसे अंदर ले जाया गया, अर्शी ने अपना वही पुराना रुतबा झाड़ने की कोशिश की। तुम्हें पता है मैं कौन हूँ? अनिरुद्ध बोस की पत्नी हूँ। मेरी माँ सृष्टि मुखर्जी हैं। तुम सबकी वर्दी उतरवा दूंगी मैं। लेकिन थाने के उस माहौल में उसकी धमकी का असर उल्टा ही हुआ। ऋषि, जो अपनी बुलेट पर सवार होकर ठीक पीछे पीछे आया था, वो थाने में दाखिल हुआ जैसे कोई शेर अपने इलाके में आता है। उसने टेबल पर अपनी टोपी रखी और अर्शी की आंखों में आंखें डालकर कहा, यहाँ तुम अनिरुद्ध बोस की पत्नी नहीं, बल्कि मुजरिम नंबर 402 हो, और इस थाने में वर्दी उतरती नहीं, मुजरिमों की हैकड़ी उतरती है। ऋषि ने हवलदार को इशारा किया और अर्शी का फोन, उसकी घड़ी और ज्वेलरी सब जमा करवा लिए। ये अर्शी के लिए किसी बेइज्जती से कम नहीं था कि उसे एक आम चोर की तरह ट्रीट किया जा रहा था। उसे उस लॉकअप में डाला गया जहां पहले से ही 2-3 महिला कैदी मौजूद थीं और मच्छर भिनभिना रही थे। अर्शी, जो मखमल के गद्दे पर सोती है, वो लोहे की सलाखों को पकड़कर चीखने लगी, मुझे यहाँ से निकालो, अनिरुद्ध, माँ। लेकिन उसकी आवाज़ सुनने वाला वहाँ ऋषि के सिवा कोई नहीं था, और ऋषि के दिल में उसके लिए रत्ती भर भी रहम नहीं था। उधर बोस विला में कोहराम मचा हुआ था। डॉक्टर झनक के जख्मों पर मरहम लगा रहे थे। झनक शारीरिक रूप से तो स्थिर थी, लेकिन मानसिक रूप से वो सदमे में थी कि कैसे उसी के घर के सदस्य ने उसे जिंदा जलाने की कोशिश की। अनिरुद्ध कमरे के बाहर खड़ा था। उसके हाथ कांप रहे थे। वो अंदर जाने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था, क्योंकि उसे पता था कि वो झनक का गुनहगार है। अगर उसने अर्शी की हर गलती को नज़रअंदाज ना किया होता, तो आज अर्शी की हिम्मत इतनी ना बढ़ती। छोटून ने अनिरुद्ध के कंधे पर हाथ रखा और कहा, देख लिया भाई, तेरा अंधा प्यार आज किसी की जान ले लेता। अगर ऋषि ना होता तो आज हम झनक की राख समेट रहे होते। अनिरुद्ध की आंखों से आंसू गिर पड़े। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई छोटून। मैं अर्शी को सुधारने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो हैवान बन गई। तभी वहां सृष्टि मुखर्जी आंधी की तरह आई। उसने ना झनक का हाल पूछा और ना ही किसी और का। वो सीधे अनिरुद्ध पर चिल्लाई, खड़े क्या हो यहाँ बुतों की तरह? मेरी बेटी थाने में है और तुम यहाँ आंसू बहा रहे हो? चलो मेरे साथ, अभी के अभी अर्शी की बेल करवानी है। अनिरुद्ध ने पहली बार अपनी सास को पलटकर जवाब देने की कोशिश की। किस बात की बेल आंटी? उसने झनक को मारने की कोशिश की है। सृष्टि ने उसे घूरा। ये सब उस आवारा लड़की का नाटक है और उस पुलिस वाले की साजिश है। मेरी बेटी निर्दोष है। अगर तुम नहीं चलोगे तो मैं अपने वकील के साथ जाऊंगी। लेकिन याद रखना अनिरुद्ध, अगर अर्शी को खरोच भी आई तो मैं तुम्हारा जीना हराम कर दूंगी। सृष्टि वहां से अपने वकील को फोन मिलाते हुए निकल गई। थाने का दृश्य अब और भी रोमांचक हो गया जब सृष्टि मुखर्जी अपने हाई प्रोफाइल वकील के साथ वहां पहुंची। वकील ने आते ही ऋषि की मेज पर बेल के पेपर्स पटक दिए। इंस्पेक्टर ऋषि, मेरी क्लाइंट अर्शी बोस को अभी के अभी रिहा कीजिए। ये सारे आरोप बेबुनियाद हैं और आपके पास कोई ठोस सबूत नहीं है। ऋषि अपनी कुर्सी पर आराम से बैठा रहा। उसने एक बार भी पेपर्स की तरफ नहीं देखा, बस चाय की चुस्की लेते हुए बोला,
वकील साहब, लगता है आपने अपनी लॉ की पढ़ाई ठीक से नहीं की या फिर जल्दी में धाराएं देखना भूल गए। एफआईआर धारा 307 यानी अटेम्प्ट टू मर्डर के तहत दर्ज हुई है और साथ में सबूत मिटाने और आपराधिक साजिश रचने की धाराएं भी जुड़ी हैं। ये एक नॉन बेलेबल ऑफेंस है, यानी गैर जमानती अपराध। आज शुक्रवार की रात है। अब जो भी सुनवाई होगी वो सोमवार को कोर्ट खुलने पर होगी। तब तक आपकी क्लाइंट हमारी मेहमान रहेंगी। सृष्टि मुखर्जी का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। तुम्हारी इतनी हिम्मत, मैं कमिश्नर को फोन करती हूँ। ऋषि ने अपना लैंडलाइन फोन उनकी तरफ बढ़ा दिया। लीजिए, मिलाइए नंबर। लेकिन कमिश्नर साहब भी सबूतों के खिलाफ नहीं जा सकते। मेरे पास वो लाइटर है, फॉरेंसिक टीम ने झनक के कपड़ों से केरोसिन के नमूने ले लिए हैं और सबसे बड़ी बात, मौका वारदात पर अर्शी की मौजूदगी के गवाह खुद घर के नौकर हैं जिन्होंने उसे उस तरफ जाते देखा था। ऋषि का आत्मविश्वास देखकर वकील भी सहम गया। उसने सृष्टि को धीरे से समझाया, मैम, केस बहुत टाइट है। इंस्पेक्टर ने फाइल बहुत मजबूती से बनाई है। अभी बेल मिलना नामुमकिन है। हमें मंडे तक का इंतजार करना ही पड़ेगा। ये सुनते ही अर्शी, जो लॉकअप से सब सुन रही थी, जोर जोर से रोने लगी। माँ, मुझे यहाँ नहीं रहना, यहाँ बहुत बदबू आ रही है, मुझे घर ले चलो। सृष्टि अपनी बेटी की हालत देखकर तरप उठी। वो ऋषि के पास आई और पहली बार उसकी आवाज़ थोड़ी नर्म पड़ी। देखो इंस्पेक्टर, तुम क्या चाहते हो? पैसे, प्रमोशन, मुंह मांगी कीमत दूंगी, बस मेरी बेटी को छोड़ दो। ऋषि ने एक व्यंग्यात्मक हंसी के साथ जवाब दिया, मिसेस मुखर्जी, हर किसी का ज़मीर बिकाऊ नहीं होता। आपने अपनी दौलत से शायद दुनिया खरीद ली होगी, लेकिन ऋषि का ईमान बिकाऊ नहीं है। आपकी बेटी ने एक मासूम जान के साथ खिलवाड़ किया है, उसे उसकी सज़ा भुगतनी होगी। और हाँ, अगर आपने मुझे रिश्वत देने की कोशिश की तो एक और केस दर्ज कर लूँगा। सृष्टि को समझ आ गया कि यहाँ दाल नहीं गलने वाली। वो पैर पटकते हुए वहाँ से चली गई, लेकिन जाते जाते धमकी दे गई कि सोमवार को कोर्ट में देख लूँगी। अब थाने में सन्नाटा था और अर्शी अकेली। तभी वहां अनिरुद्ध पहुंचा। अनिरुद्ध को देखकर अर्शी को लगा कि उसका रक्षक आ गया। वो सलाखों के पास आई। अनिरुद्ध, अनिरुद्ध, प्लीज मुझे निकालो, मैंने कुछ नहीं किया, वो झनक झूठ बोल रही है। अनिरुद्ध धीरे धीरे सलाखों के पास गया। उसकी आंखों में अर्शी के लिए अब प्यार नहीं बल्कि डर और अजनबीपन था। उसने अर्शी को देखा और कहा, अर्शी, मैंने अपनी आंखों से देखा है ऋषि के हाथ में वो लाइटर। मैंने देखा है झनक को जलते हुए। तुम इतनी गिर जाओगी मैंने कभी नहीं सोचा था। अर्शी ने अनिरुद्ध का हाथ पकड़ने की कोशिश की, लेकिन अनिरुद्ध पीछे हट गया। ऋषि, जो ये सब देख रहा था, अपनी कुर्सी से उठा और अनिरुद्ध के पास आया। देखा अनिरुद्ध बाबू, ये है वो सच जिससे आप अब तक भाग रहे थे। आप झनक झनक करते रहे, लेकिन कभी उसे सुरक्षा नहीं दे पाए। आज अगर वो जिंदा है तो मेरी वजह से, आपकी वजह से नहीं। ऋषि की बातें अनिरुद्ध के दिल पर हथौड़े की तरह लग रही थीं। ऋषि ने अनिरुद्ध को एक और कड़वा सच बताया, और सुनिए, अर्शी का ये पागलपन अचानक नहीं बढ़ा है, इसे आपकी खामोशी ने बढ़ाया है। जब जब इसने झनक की बेइज्जती की, आप चुप रहे। आज नौबत जान लेने तक आ गई। अब आप जा सकते हैं। थाने का समय खत्म हो चुका है। मुजरिम को अब सोने दिया जाए। हालांकि मुझे शक है कि मच्छरों के बीच इसे नींद आएगी। अनिरुद्ध सर झुकाकर वहां से चला गया। वो अंदर से टूट चुका था। बाहर निकलकर उसे एहसास हुआ कि वो ना तो एक अच्छा पति बन पाया और ना ही झनक का दोस्त। रात गहरी होती गई। लॉकअप में अर्शी अकेली बैठी थी। उसकी कैदी साथी, जो कि एक शातिर चोरनी थी, उसने अर्शी को छेड़ना शुरू किया। अरे मैडम जी, क्या हुआ? बड़ी हीरोइन बन रही थी, अब क्यों रो रही है? यहाँ सब बराबर हैं, चाहे बंगले वाली हो या झोपड़ी वाली। अर्शी डरी हुई थी। उसे अपनी की हुई हर ज्यादती याद आ रही थी जो उसने झनक के साथ की थी। कैसे उसने झनक को नौकरानी समझा, कैसे उसे जलील किया। क्या ये उसके कर्मों का फल है? लेकिन अर्शी का अहंकार इतनी जल्दी टूटने वाला नहीं था। वो मन ही मन कसम खा रही थी कि बाहर निकलते ही वो झनक और ऋषि दोनों को बर्बाद कर देगी। उधर बोसविला में झनक को होश आ गया था। वो उठने की कोशिश कर रही थी कि तभी दादी और बड़ी माँ उसके पास आईं। बड़ी माँ ने उसके सर पर हाथ फेरा। झनक बेटा, भगवान का शुक्र है तो बच गई। झनक ने कमजोर आवाज में पूछा, ऋषि सर कहाँ हैं? ये सवाल अनिरुद्ध ने दरवाजे पर खड़े होकर सुन लिया। उसके दिल में एक टीस उठी। झनक ने उठते ही सबसे पहले अनिरुद्ध को नहीं, ऋषि को याद किया। बड़ी माँ ने बताया, वो अर्शी को थाने ले गए हैं, वो तुझे इंसाफ दिलाने गए हैं। झनक की आंखों में आंसू आ गए। आज उसे महसूस हुआ कि इंसाफ मांगने के लिए किसी के आगे गिड़गिड़ाना नहीं पड़ता। अगर कोई सच्चा इंसान साथ हो तो इंसाफ हक से मिलता है। झनक ने मन ही मन फैसला कर लिया कि अब वो और नहीं सहेगी। अब वो ऋषि का साथ देगी इस लड़ाई में, चाहे उसके लिए अनिरुद्ध और पूरे परिवार के खिलाफ क्यों न जाना पड़े।
सुबह की पहली किरण के साथ ही थाने में एक नया ड्रामा शुरू होने वाला था। सृष्टि मुखर्जी ने रात भर में एक बड़ी चाल चली थी। उसने मीडिया को खबर कर दी थी कि एक पुलिस इंस्पेक्टर ने पर्सनल दुश्मनी के चलते एक प्रतिष्ठित परिवार की बहू को फंसाया है। थाने के बाहर रिपोर्टर्स की भीड़ जमा हो गई थी। जस्टिस फॉर अर्शी के नारे लगने लगे थे, जो कि जाहिर है सृष्टि के खरीदे हुए लोग थे। ऋषि जब सुबह थाने पहुंचा तो उसने देखा कि मीडिया ने रास्ता रोक रखा है। रिपोर्टर्स ने माइक उसकी तरफ बढ़ा दिए। इंस्पेक्टर ऋषि, क्या ये सच है कि आप झनक नाम की लड़की के साथ रिलेशन में हैं और इसीलिए अर्शी मैम को फंसा रहे हैं? क्या आपने सबूतों के साथ छेड़छाड़ की है? ऋषि ने अपना चश्मा उतारा, कैमरे की तरफ देखा और एक ऐसा जवाब दिया जिसने सबकी बोलती बंद कर दी। दोस्तों, ऋषि के उस जवाब का इंतजार सिर्फ वहां खड़े रिपोर्टर्स को ही नहीं था, बल्कि टीवी स्क्रीन पर आंखें गड़ाए बैठी सृष्टि मुखर्जी को भी था। मीडिया के माइक ऋषि के चेहरे के बिल्कुल पास थे और सवाल बेहद चुभने वाले कि क्या एक पुलिस वाला अपनी कथित प्रेमिका के लिए कानून का दुरुपयोग कर रहा है। ऋषि ने गहरी सांस ली। उसकी आंखों में जरा भी घबराहट नहीं थी, बल्कि एक ऐसी आग थी जो झूठ को जलाकर खाक कर दे। ऋषि ने बेहद शांत लेकिन दमदार आवाज में कहा, सवाल पूछना मीडिया का काम है, लेकिन किसी अपराधी के पीआर एजेंट की तरह काम करना पत्रकारिता नहीं है। आप लोग मुझसे मेरे और पीड़ित झनक के रिश्ते का सबूत मांग रहे हैं। शर्म आनी चाहिए। एक लड़की जिसे कल रात जिंदा जलाने की कोशिश की गई, जो इस वक्त अस्पताल में जिंदगी और मौत के बीच झूल रही है, आप उसके चरित्र पर उंगली उठा रहे हैं। और रही बात सबूतों की, ऋषि ने अपनी जेब से एक पेन ड्राइव निकाली और उसे हवा में लहराया। इस पेन ड्राइव में वो सीसीटीवी फुटेज है जिसमें अर्शी बोस उस कमरे में ज्वलनशील पदार्थ ले जाते हुए और फिर वहां से भागते हुए कैद हैं। ये फुटेज मैं अभी मीडिया को नहीं दे सकता क्योंकि यह कोर्ट की प्रॉपर्टी है, लेकिन मैं ओपन चैलेंज देता हूं। अगर सोमवार को कोर्ट में ये साबित हो गया कि अर्शी निर्दोष है, तो मैं ऋषि चैटर्जी अपनी वर्दी उतार दूंगा और हमेशा के लिए पुलिस की नौकरी छोड़ दूंगा। ऋषि का ये खुला चैलेंज सुनकर वहां मौजूद रिपोर्टर्स सन्न रह गए। सन्नाटा ऐसा था कि सुई गिरने की आवाज भी सुनाई दे। ऋषि ने आगे कहा, और मिसेस सृष्टि मुखर्जी जो अभी टीवी पर मुझे देख रही हैं, उनसे बस इतना कहूंगा, पैसे से आप भीड़ खरीद सकती हैं, सच नहीं। आपकी बेटी ने क्राइम किया है और उसे सजा मिलेगी। जय हिंद। ऋषि ने माइक हटाया और थाने के अंदर चला गया। टीवी के सामने बैठी सृष्टि मुखर्जी ने गुस्से में रिमोट दीवार पर दे मारा। उसका प्लान उल्टा पड़ चुका था। उसने सोचा था कि मीडिया ट्रायल करवाकर वो पुलिस पर दबाव बना लेगी, लेकिन ऋषि ने तो बाजी ही पलट दी। अब पूरा शहर अर्शी के खिलाफ हो गया था। सोशल मीडिया पर #जस्टिस फॉर झनक ट्रेंड करने लगा था। सृष्टि ने कांपते हाथों से अपने वकील को दोबारा फोन मिलाया। मुझे नहीं पता तुम क्या करोगे, लेकिन सोमवार को अर्शी को बेल मिलनी चाहिए, चाहे हमें मेडिकल ग्राउंड्स का बहाना बनाना पड़े या उसे पागल घोषित करना पड़े। मुझे मेरी बेटी बाहर चाहिए। उधर बोस हाउस में माहौल बेहद तनावपूर्ण था। अनिरुद्ध अपने कमरे में बैठा अर्शी और झनक की पुरानी तस्वीरें देख रहा था। उसे अपनी ही नज़रों में गिरना महसूस हो रहा था। कैसे वो अर्शी की असलियत को नहीं पहचान पाया। तभी छोटुंदा कमरे में आए। अनिरुद्ध, झनक को होश आ गया है। वो कुछ खाने से मना कर रही है। शायद वो तुझसे बात करना चाहती है। अनिरुद्ध भागा भागा झनक के कमरे यानी कि गेस्ट रूम की तरफ गया। झनक अभी भी बिस्तर पर लेटी थी। उसके हाथों पर पट्टियां बंधी थी। अनिरुद्ध को देखते ही उसने अपनी नज़रें फेर लीं। झनक। अनिरुद्ध की आवाज़ भर्राई हुई थी। मुझे माफ़ कर दो। मैं जानता हूँ माफ़ी काफ़ी नहीं है, लेकिन मुझे सच में नहीं पता था कि अर्शी इतना गिर जाएगी। झनक ने धीरे से अपना सिर घुमाया और अनिरुद्ध की आंखों में देखा। इस बार उसकी आंखों में वो पुराना वाला भाव नहीं था, न प्यार न शिकायत, बस एक खालीपन था। झनक बोली, अनिरुद्ध बाबू, आप कभी कुछ नहीं जानते। जब मुझे घर से निकाला गया, आप नहीं जानते थे। जब मेरी बेइज्जती हुई, आप नहीं जानते थे। और आज जब मुझे जलाने की कोशिश हुई, तब भी आप अनजान थे। आपकी ये अनजान रहने की आदत ने ही अर्शी को इतना बढ़ावा दिया है। अब मुझे आपकी माफ़ी नहीं चाहिए, मुझे बस इंसाफ चाहिए। और वो मुझे ऋषि सर दिला रहे हैं। झनक की बातों ने अनिरुद्ध को अंदर तक झकझोर दिया। वो कुछ बोल नहीं पाया, बस सर झुकाकर खड़ा रहा। उसे महसूस हो गया कि उसने झनक को हमेशा के लिए खो दिया है, न सिर्फ एक प्रेमिका के रूप में, बल्कि एक दोस्त के रूप में भी। झनक ने साफ कर दिया था कि अब उसकी लड़ाई में अनिरुद्ध का कोई स्थान नहीं है। तभी कमरे के बाहर हलचल हुई। ऋषि वापस आ चुका था। उसके आते ही कमरे की एनर्जी बदल गई। जहां अनिरुद्ध के होने से मायूसी थी, ऋषि के आने से एक सुरक्षा का एहसास हुआ। ऋषि के हाथ में कुछ फल और दवाइयां थीं। उसने अनिरुद्ध को इग्नोर करते हुए सीधे झनक से बात की। कैसी हो अब? डॉक्टर ने कहा है खतरा टल गया है, लेकिन पट्टियां खुलने में वक्त लगेगा।
झनक की आंखों में हल्की चमक आ गई। आपने मीडिया के सामने जो कहा वो मैंने फोन पर देखा। आप मेरे लिए अपनी नौकरी दांव पर क्यों लगा रहे हैं? ऋषि हल्का सा मुस्कुराया। नौकरी बचाने के लिए तो बहुत लोग हैं झनक, लेकिन इंसानियत बचाने के लिए बहुत कम। और फिर मैंने वादा किया था कि तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। ऋषि और झनक के बीच का ये मौन संवाद अनिरुद्ध से देखा नहीं गया और वो चुपचाप कमरे से बाहर निकल गया। अब बारी थी सोमवार की सुबह की। कोर्टरूम के बाहर भारी भीड़ थी। सृष्टि मुखर्जी अपनी पूरी ताकत के साथ वहां मौजूद थी। अर्शी को पुलिस वैन से उतारा गया। 2 दिन की जेल ने अर्शी का हुलिया बिगाड़ दिया था। उसके बाल बिखरे हुए थे और आंखों के नीचे काले घेरे थे, लेकिन उसकी अकड़ अभी भी बाकी थी। उसे लगा कि उसकी माँ और बड़ा वकील उसे बचा लेंगे। कोर्ट की कार्यवाही शुरू हुई। सरकारी वकील ने अपना पक्ष रखा और अर्शी पर जानलेवा हमले का आरोप सिद्ध करने के लिए ऋषि की रिपोर्ट पेश की। लेकिन तभी सृष्टि मुखर्जी के वकील ने एक नया पैंतरा फेंका। वकील ने जज के सामने कुछ पेपर्स रखते हुए कहा, योर ऑनर, मेरी क्लाइंट अर्शी बोस पिछले कुछ महीनों से गंभीर मानसिक तनाव यानी कि सिवियर डिप्रेशन एंड एंग्जाइटी से गुजर रही हैं। उनके पति का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर और घर के क्लेश की वजह से उनकी दिमागी हालत ठीक नहीं है। जिस वक्त यह हादसा हुआ वो अपने होश में नहीं थी। ये एक पैनिक अटैक का नतीजा था, इसलिए उन्हें जेल नहीं बल्कि मेंटल हॉस्पिटल या घर पर मेडिकल सुपरविजन में भेजा जाना चाहिए। वकील ने एक बिकाऊ डॉक्टर की रिपोर्ट भी पेश की जिसमें अर्शी को मानसिक रूप से अस्थिर बताया गया था। कोर्टरूम में खलबली मच गई। अनिरुद्ध भी चौंक गया क्योंकि वो जानता था कि यह झूठ है। सृष्टि मुखर्जी के चेहरे पर एक कुटिल मुस्कान थी। उसे लगा कि वो जीत गई। जज ने रिपोर्ट देखी और सरकारी वकील की तरफ देखा। ऐसा लग रहा था कि शायद अर्शी को बेल मिल जाएगी या उसे हॉस्पिटल शिफ्ट कर दिया जाएगा। झनक जो व्हीलचेयर पर कोर्ट में आई थी, उसका दिल बैठ गया। क्या पैसे के दम पर फिर सच्चाई हार जाएगी? लेकिन दोस्तों, ड्रामा अभी बाकी था। ऋषि अपनी जगह से खड़ा हुआ। योर ऑनर, अगर अदालत इजाजत दे तो मैं कुछ पेश करना चाहता हूँ। जज ने अनुमति दी। ऋषि ने एक ऑडियो रिकॉर्डिंग प्ले की। ये रिकॉर्डिंग उसी रात की थी जब अर्शी को गिरफ्तार करके थाने ले जाया जा रहा था। जीप में अर्शी अपनी माँ से फोन पर बात कर रही थी, जिसे ऋषि ने चुपके से रिकॉर्ड कर लिया था या कांस्टेबल की बॉडी कैम ने रिकॉर्ड किया था। रिकॉर्डिंग में अर्शी की साफ आवाज़ गूंजी, माँ, वो मरती क्यों नहीं? मैंने कितना बढ़िया प्लान बनाया था। सब कुछ जल जाता और किसी को पता नहीं चलता। ये पुलिस वाला बीच में आ गया। अगली बार मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगी। पूरे कोर्टरूम में सन्नाटा छा गया। वो आवाज़, वो टोन कहीं से भी एक मानसिक रोगी की नहीं थी, बल्कि एक शातिर अपराधी की थी जो अपने किए पर पछताने के बजाय अफसोस कर रही थी कि उसका शिकार बच कैसे गया। ऋषि ने जज की आंखों में देखते हुए कहा, योर ऑनर, क्या एक मानसिक रूप से बीमार इंसान इतनी बारीकी से मर्डर प्लान कर सकता है? क्या वो सबूत मिटाने के लिए नेल पॉलिश रिमूवर का इस्तेमाल कर सकता है? ये बीमारी का नाटक सिर्फ सजा से बचने के लिए है। सृष्टि मुखर्जी का चेहरा पीला पड़ गया। उनका आखिरी दांव भी फेल हो चुका था। जज ने डॉक्टर की रिपोर्ट को खारिज कर दिया और अर्शी की अर्जी को फाड़कर फेंक दिया। जज ने कड़ा फैसला सुनाया। आरोपी अर्शी बोस को सबूतों और गवाहों के आधार पर और उनकी खुद की स्वीकारोक्ति यानी कि ऑडियो प्रूफ को देखते हुए जमानत खारिज की जाती है और उन्हें मामले की सुनवाई पूरी होने तक 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा जाता है। साथ ही झूठी मेडिकल रिपोर्ट बनाने के लिए इस डॉक्टर का लाइसेंस रद्द करने का आदेश दिया जाता है। अर्शी चीख पड़ी, नहीं माँ, कुछ करो, मैं जेल नहीं जाऊंगी। पुलिस वाले उसे घसीटते हुए ले जाने लगे। झनक ने राहत की सांस ली। उसकी आंखों से आंसू बह निकले, लेकिन ये खुशी के आंसू थे। ऋषि ने झनक की तरफ देखा और थम्स अप किया। लेकिन दोस्तों, कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। जैसे ही अर्शी को ले जाया जा रहा था, सृष्टि मुखर्जी ने ऋषि के पास आकर फुसफुसाते हुए कहा, तुमने आज मेरी बेटी को जेल भेजा है इंस्पेक्टर, इसका बदला मैं तुमसे जरूर लूंगी। तुम्हारी ये वर्दी ज्यादा दिन तुम्हारे बदन पर नहीं रहेगी। ऋषि ने हंसते हुए जवाब दिया, इंतजार रहेगा मिसेस मुखर्जी, लेकिन अगली बार वार जरा सामने से करना, क्योंकि अब मैं सिर्फ अपनी नहीं, झनक की भी ढाल हूं। कोर्ट के बाहर अनिरुद्ध खड़ा था। उसने झनक के पास जाने की कोशिश की, लेकिन झनक ने अपनी व्हीलचेयर ऋषि की तरफ मोड़ ली। ऋषि ने झनक की व्हीलचेयर का हैंडल पकड़ा और उसे बाहर ले गया। अनिरुद्ध उन्हें देखता रहा। आज पहली बार समाज के सामने, कोर्ट के सामने और अनिरुद्ध के सामने झनक और ऋषि एक साथ थे, एक टीम की तरह। लेकिन क्या सृष्टि मुखर्जी चुप बैठेगी? क्या जेल के अंदर अर्शी कोई नई साजिश रचेगी? और सबसे बड़ा सवाल, तेजस जो अब तक गायब था, क्या वो सृष्टि की मदद करने वापस आएगा? क्योंकि खबरों के मुताबिक सृष्टि अब अपने पुराने दुश्मन तेजस से हाथ मिलाने की सोच रही है, ताकि वो झनक और ऋषि दोनों को तबाह कर सके। अगले भाग में मैं आपको बताऊंगी कि कैसे एक पुराने विलन की एंट्री से कहानी में आएगा भूचाल।
दोस्तों, कहानी अब उस मुकाम पर आ खड़ी हुई है जहां एक तरफ जेल की कालकोठरी में अर्शी का गुरूर टूट रहा है, तो दूसरी तरफ अस्पताल के बिस्तर पर लेटी झनक की उम्मीदें फिर से जाग रही हैं। लेकिन जो तूफान अब आने वाला है, उसकी आहट ने कोलकाता से लेकर श्रीनगर तक की हवा बदल दी है। जेल में अर्शी की पहली रात किसी बुरे सपने से कम नहीं गुजरी। जिस लड़की ने कभी अपनी मर्जी के बिना पानी का गिलास तक नहीं उठाया, आज उसे जेल की रूखी रोटियां और दाल देखकर उबकाई आ रही थी। मच्छर, गर्मी और कैदियों की फप्तियां अर्शी बोस के लिए ये नर्क था। उसने पूरी रात रो रो कर माँ को याद करते हुए गुजारी। माँ मुझे निकालो की रट लगाई, लेकिन बाहर बैठी सृष्टि मुखर्जी अब समझ चुकी थी कि कानूनी दांवपेच से अर्शी को बाहर निकालना अब मुमकिन नहीं है, क्योंकि ऋषि ने केस को लोहे की तरह मजबूत बना दिया है। और यहीं से शो में एंट्री होती है उस शैतान की जिसका नाम सुनते ही पुराने दर्शकों के रोंगटे खड़े हो जाएंगे। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ तेजस की। जब सीधी उंगली से घी नहीं निकलता तो उंगली टेढ़ी करनी पड़ती है, और सृष्टि मुखर्जी ने अब वही किया। उसने अपनी ईगो को साइड में रखकर वो नंबर डायल किया जिसे वो कभी डायल नहीं करना चाहती थी। उधर अस्पताल में एक अलग ही दुनिया चल रही थी। झनक के पास अब अनिरुद्ध नहीं बल्कि ऋषि बैठा था। डॉक्टर ने झनक को डिस्चार्ज देने की बात कही, लेकिन उसे अभी भी सहारे की जरूरत थी। अनिरुद्ध, जो दरवाजे के बाहर खड़ा सब देख रहा था, उसने अंदर जाने की कोशिश की। वो झनक को अपने घर बोसविला ले जाना चाहता था, लेकिन ऋषि दीवार बनकर खड़ा हो गया। बोसविला? ऋषि ने तंज कसते हुए पूछा। वही घर जहां उसे जिंदा जलाने की कोशिश की गई, जहां उसकी सौतन और सास उसकी जान की प्यासी हैं। अनिरुद्ध बाबू, अब झनक वहां कभी नहीं जाएगी। अनिरुद्ध ने हक जताने की कोशिश की। तो कहाँ जाएगी? उसका और कोई नहीं है इस दुनिया में। ऋषि ने झनक की तरफ देखा और फिर अनिरुद्ध की आंखों में आंखें डालकर कहा, किसने कहा कोई नहीं है? जब तक मैं हूं, झनक अनाथ नहीं है। वो मेरे सरकारी क्वार्टर में रहेगी, मेरी सुरक्षा में, जहां किसी मुखर्जी या बोस की परछाई भी उसे छू नहीं सकती। ये सुनते ही अनिरुद्ध के पैरों तले जमीन खिसक गई और झनक ने भी कोई विरोध नहीं किया। झनक की वो खामोशी अनिरुद्ध के लिए सबसे बड़ा तमाचा थी। उसे समझ आ गया कि जिस लड़की को उसने कभी मेरी जिम्मेदारी कहा था, आज वो जिम्मेदारी किसी और ने उठा ली है, और शायद उससे बेहतर तरीके से। लेकिन असली खेल तो अब शुरू हुआ जब सृष्टि मुखर्जी की मुलाकात एक सुनसान जगह पर तेजस से हुई। तेजस, जो जेल से छूटकर या पुलिस से बचकर शहर में छिपा हुआ था, सृष्टि को देखकर हंसा। अरे वाह, बड़े घर की बड़ी मालकिन आज हमारे दर पर, क्या बात है? सृष्टि ने बिना वक्त बर्बाद किए सीधे मुद्दे की बात की। मुझे झनक की तबाही चाहिए और उस इंस्पेक्टर ऋषि की मौत। मैं जानती हूँ तुम भी झनक से नफरत करते हो और अनिरुद्ध से बदला लेना चाहते हो। दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है तेजस। तेजस की आंखों में चमक आ गई। उसे तो बस मौका चाहिए था कश्मीर का बदला लेने का। उसने शर्त रखी, काम हो जाएगा समधिन जी। ऋषि को तो मैं रास्ते से हटा दूंगा, लेकिन झनक को मैं मारूंगा नहीं। उसे मैं वापस श्रीनगर ले जाऊंगा और उससे जबरदस्ती शादी करूंगा। जो अधूरी कहानी थी वो पूरी करूंगा। सृष्टि को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था कि झनक मरे या नर्क में जाए। उसे बस अर्शी की रिहाई और ऋषि की बर्बादी चाहिए थी। दोनों के बीच एक खौफनाक डील पक्की हो गई। अगले ही दिन जब ऋषि झनक को अस्पताल से लेकर अपने क्वार्टर जा रहा था, उसे महसूस हुआ कि कोई उसका पीछा कर रहा है। ऋषि एक चालाक पुलिस वाला है। उसे खतरे की गंध दूर से आ जाती है। उसने अपनी जीप का रूट बदला और सुनसान रास्ते की तरफ गाड़ी मोड़ ली, ताकि अगर कोई हमला हो तो भीड़ भाड़ में किसी बेगुनाह को चोट ना आए। झनक ने घबराकर पूछा, क्या हुआ सर, हम रास्ता क्यों बदल रहे हैं? ऋषि ने मुस्कुराते हुए कहा, कुछ नहीं, बस थोड़ी साफ सफाई करनी है। जैसे ही गाड़ी एक पुराने गोदाम के पास रुकी, तेजस के गुंडों ने उनकी जीप को घेर लिया। 2 गाड़ियां आगे, 2 पीछे। झनक सहम गई। उसे पुराना मंजर याद आ गया जब तेजस ने उसे किडनैप किया था। लेकिन इस बार उसके साथ अनिरुद्ध नहीं था जो कंफ्यूज रहे। इस बार उसके साथ ऋषि था जो पूरी तैयारी में था। ऋषि गाड़ी से नीचे उतरा। उसने अपना गॉगल्स उतारा और बड़े इत्मीनान से अपनी आस्तीन ऊपर की। गुंडों के हाथ में लाठियां और हॉकी स्टिक्स थीं। तेजस सामने आया। इंस्पेक्टर साहब, बहुत शौक है ना हीरो बनने का, आज तेरी वर्दी का रंग लाल होने वाला है। ऋषि हंसा। तेजस, मुझे लगा था तू चूहे की तरह बिल में छिपा रहेगा, लेकिन तू तो शेर के मुख में आ गया। इसके बाद जो एक्शन सीन हुआ वो देखने लायक था। ऋषि ने अकेले उन 10 गुंडों को धूल चटा दी। उसका हर एक घूंसा झनक के प्रति उसके कमिटमेंट को दिखा रहा था। झनक गाड़ी के अंदर से सब देख रही थी। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था, लेकिन डर से नहीं, बल्कि एक अजीब से गर्व से। आज तक उसने अनिरुद्ध को हमेशा पिटते या बेबस होते देखा था, लेकिन ऋषि एक योद्धा था। लेकिन तेजस कच्चा खिलाड़ी नहीं था। जब उसने देखा कि उसके गुंडे हार रहे हैं, उसने छिपकर बंदूक निकाली और निशाना साधा, ऋषि पर नहीं, झनक पर। उसने सोचा कि अगर झनक को गोली लगेगी तो ऋषि टूट जाएगा।
जैसे ही उसने ट्रिगर दबाया, ऋषि की छठी इंद्रिय जागी। झनक, झुक जाओ, चिल्लाते हुए ऋषि जीप की तरफ कूदा। गोली ऋषि के कंधे को छूती हुई निकल गई और शीशा चकनाचूर हो गया। खून की धार बहने लगी, लेकिन ऋषि ने परवाह नहीं की। उसने अपनी सर्विस रिवॉल्वर निकाली और एक सटीक निशाना तेजस के पैर पर मारा। तेजस वहीं गिर पड़ा। पुलिस की बैकअप टीम का सायरन सुनाई देने लगा। ऋषि ने घायल होने के बावजूद तेजस की कॉलर पकड़ी और घसीटते हुए बोला, ये कोलकाता है तेजस, कश्मीर नहीं, और अब यहाँ का दादा मैं हूँ। शाम तक ये खबर आग की तरह फैल गई कि ऋषि ने न सिर्फ अर्शी को जेल भेजा, बल्कि वांटेड अपराधी तेजस को भी पकड़ लिया। लेकिन ऋषि घायल था, उसे दोबारा अस्पताल ले जाया गया। और यहाँ शो का सबसे इमोशनल और टर्निंग पॉइंट आया। झनक, जो अब तक चुप थी, वो ऋषि के बेड के पास बैठी पूरी रात रोती रही। जब ऋषि को होश आया, उसने देखा कि झनक ने उसका हाथ पकड़ रखा है। तुम रो क्यों रही हो? मैं ठीक हूँ, ऋषि ने धीरे से कहा। झनक ने आंसू भरी आंखों से उसे देखा और कहा, सब मेरी वजह से हुआ। पहले अनिरुद्ध जी की जिंदगी ने तूफान आया, अब आपकी जान पर बनाई। मैं पनौती हूँ। ऋषि ने अपने सही हाथ से झनक के आंसू पोंछे। तुम पनौती नहीं, तुम मेरी जिम्मेदारी हो। और पुलिस वाले को गोली छू कर निकली है, इसका मतलब यमराज भी डरता है मुझसे। जब तक मैं जिंदा हूं, तुम्हारी आंखों में आंसू नहीं आने दूंगा। दरवाजे पर खड़ा अनिरुद्ध ये सीन देख रहा था। उसने देखा कि कैसे झनक ऋषि के स्पर्श से सुकून महसूस कर रही है, वो सुकून जो शायद अनिरुद्ध उसे कभी नहीं दे पाया। अनिरुद्ध ने अपनी जेब से वो अंगूठी निकाली जो वो झनक के लिए लाया था, उसे देखा और फिर डस्टबिन में फेंक दिया। उसे समझ आ गया कि अब अनिरुद्ध और झनक का अध्याय समाप्त हो चुका है और ऋषि और झनक का नया अध्याय शुरू हो गया है। लेकिन दोस्तों, कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। सृष्टि मुखर्जी अभी भी बाहर है और अब वो घायल शेरनी की तरह और भी खतरनाक हो गई है। तेजस के पकड़े जाने के बाद क्या सृष्टि का नाम भी सामने आएगा? क्या अर्शी जेल के अंदर खुद को नुकसान पहुंचाने का नाटक करके बाहर आएगी? और सबसे बड़ा सवाल, क्या ऋषि और झनक के बीच पनप रहा ये रिश्ता प्यार का नाम ले पाएगा, या फिर समाज और परिवार की दीवारें इन्हें फिर अलग कर देंगी? अनिरुद्ध का त्याग क्या वाकई में सच्चा है, या वो कोई नई योजना बना रहा है झनक को वापस पाने की? आने वाले एपिसोड्स में आपको देखने को मिलेगा झनक का बिल्कुल नया अवतार। अब वो बेचारी नहीं, बल्कि एक पुलिस अफसर की हमसफर बनकर अपने दुश्मनों की आंखों में आंखें डालकर जवाब देगी। तो दोस्तों, तैयार हो जाइए इस नए सफर के लिए। आपको क्या लगता है, क्या झनक को ऋषि से शादी कर लेनी चाहिए या उसे अनिरुद्ध को माफ कर देना चाहिए? अपनी राय कमेंट्स में ज़रूर बताएं। और हाँ, अगर आपको मेरी ये अपडेट्स और मसालेदार विश्लेषण पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना और अपनी ड्रामा क्वीन पूजा के चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि टीवी की दुनिया की हर खबर सबसे पहले और सबसे सटीक आपको यहीं मिलेगी। मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में एक और बड़े खुलासे के साथ। तब तक के लिए बाय बाय और देखते रहिए झनक।